अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। उसी सिलसिले में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर मोहम्मद वासिफ लेक्चर नंबर 1 के साथ आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। और इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या। इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक जगह है जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं या उस जगह पे आप बार बार जा चुके हैं और आपका एक दोस्त है उस जगह को नहीं जानता। वो आपके पास आता है और उस जगह का रास्ता पूछता है, उस लोकेशन का रास्ता पूछता है कि फ़लाँ जगह पे मैंने जाना है, फ़लाँ डेस्टिनेशन पे जाना है, आप मुझे समझा दें कि मैं उस जगह तक कैसे पहुंचूंगा। एक तरीका है आप उसको लिख कर पता समझा दें, एड्रेस, आप उसको सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गाड़ी लेनी है तो कौन कौन से नंबर की कहाँ कहाँ से गाड़ी मिलेगी, या अगर उसने बाइक पैदल किसी तरह भी जाना है तो आप उसको बताएंगे कि पहले फ़लाँ जगह जाओ, फिर उससे आगे फ़लाँ तरफ आपने मुड़ना है, फिर आप बताएंगे कि फ़लाँ नंबर गली में जाना है, फिर फ़लाँ जगह, फिर फ़लाँ। तो आप देखें, आप उसे सारा जो रूट है जो उस जगह तक जाता है वो सारा आप उसको समझा सकते हैं। लेकिन आप देखें कि इसके अंदर वो जो आपका दोस्त है, अगर वो रास्ता बहुत लंबा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड का मीनिंग्स इस तरह के उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोड़ हैं, बहुत ज़्यादा यानी आप कह सकते हैं चौक है या बहुत ज़्यादा टर्न है, तो अब देखिए वो कॉम्प्लिकेटेड रास्ता बन गया है। ठीक है, आपने तो उससे अच्छी तरह समझाया है लेकिन वो इस तरह समझाने से भूल भी जाएगा और हो सकता है कि वो समझ ही नहीं पाया। तो क्या अगर आप उसको पेज के ऊपर वो सारा एक मैप, जो रोड मैप है, वो ड्रा कर दें कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कैसे कैसे आपने उस एंड डेस्टिनेशन तक आपने पहुँचना है, तो आप देखें कि वो जो आप उसको ड्रा करके सारा उसको वो पाथ समझाएंगे तो वो इजीली क्या कर लेगा, समझ भी लेगा और उस तरीके से वो इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाएगा। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम को हम डेवलपर को समझाने के लिए और अपने एंड यूज़र को, या आप कह सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट और उस सिस्टम रिलेटेड जुड़े जितने भी शख्स हैं उन तमाम अशख़ास को हमने कन्वे करना है एक बेहतर अंदाज में, ताकि वो सिस्टम की वर्किंग और सिस्टम को अच्छी तरह से जान लें। तो उसके लिए हमें विजुअली डायग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप देखें यहाँ पे आपको मिलेगा पहला पॉइंट कि यूजिंग विजुअल डायग्राम टू शो हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क, कि कैसे सिस्टम वर्क करेगा, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम्स की शेप में। फिर उसके बाद मेक्स कम्प्लेक्स सिस्टम ईजियर टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको रास्ते की एग्जांपल दी कि वो एक कम्प्लेक्स रास्ता था लेकिन आपने उसको ड्रा करके समझाया तो वो इजीली के उसने समझ लिया, तो बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हेल्प्स डेवलपर्स एंड स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेट बेटर। अब देखिए, जो डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स हैं, डेवलपर्स वो जिन्होंने सिस्टम को बनाना है और स्टेक होल्डर्स वो लोग जो किसी ना किसी तरह, स्टेक होल्डर्स की वैसे तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम आपको करवा चुके होते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में स्टेक होल्डर्स वो तमाम लोग हैं, वो तमाम पर्सनल्स हैं जो क्या हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ किसी न किसी वजह से क्या करते हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है,
उनका उस प्रोजेक्ट से लेना देना है, उस सिस्टम से कोई ना कोई लेना देना है, उनका कोई नफ़ा या नुकसान उस सिस्टम से है। तो वो जो लोग उस सिस्टम से जुड़े हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएमएल की, तो ये जो अभी हमने बात की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की, तो लाजमी बात है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने सिस्टम की करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार चाहिए होगा। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूएमएल जो है वो यूज़ होती है। यूएमएल स्टैंड फॉर है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप इसके बारे में देखें तो यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू ड्रॉ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन, यानी ये एक स्टैंडर्ड वे है कि आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी उसको विजुअली अगर रिप्रेजेंट करना है डायग्राम्स की सूरत में तो आप यूएमएल को यूज़ कर सकते हैं। फिर लाजमी बात है इससे जो भी हम डायग्राम बनाएंगे वो डेवलपर्स को हेल्प करेगी, लाइक कॉमन लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर वर्ल्ड वाइड, यानी ये कॉमन लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया के अंदर ही यूज़ हो रही है। उसके बाद ये इसके चंद एक पॉइंट्स हैं जिसकी अगर हम बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन है, यानी यूएमएल से हम क्या कर सकते हैं, अपने ही किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्हांस अंडरस्टैंडिंग, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर टास्क हैं वो अगर डायग्राम्स की शेप्स में हमें नज़र आएंगे तो हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होंगे, और अगर हमने किसी और को भी समझाना है तो वो हमारे लिए आसान होंगे। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस, क्योंकि जब वो चीज़ आसान हो जाती है तो उस चीज़ के ऊपर कम्युनिकेट करना किसी दूसरे के साथ क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम। तो टाइप्स की अगर बात करें तो जैसे यहाँ भी मौजूद है कि इसकी वेरियस टाइप्स हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं जिनमें से हमने जो डिस्कस करनी है वो यूज़ केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम्स हैं। अगर इसमें हम यूज़ केस डायग्राम को देखें तो ये सिस्टम फंक्शनैलिटी को यूज़र प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। क्लास डायग्राम जो है वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस और उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शंस को, और इसी तरह एक्टिविटी डायग्राम्स की बात की जाए तो ये फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। बाकी इनको डिटेल में बाद में देखते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर होंगी कि ये कैसे डायग्राम्स हमें हेल्प करती हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूज़ केस डायग्राम्स को। तो यूज़ केस डायग्राम जो कि हमने कहा था कि यूज़र के पर्सपेक्टिव से जो फंक्शनैलिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें जो हमारे पास हैं दो किस्म की मेन आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसमें एक एक्टर आता है और एक यूज़ केस आता है। जो एक्टर्स है उसमें या तो हमारा पर्सन होता है या सिस्टम होता है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक्टर्स पर्सन होगा या सिस्टम होगा जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होगा, और दूसरा इसके अंदर यूज़ केस होता है। यूज़ केस वो टास्क होता है जो यूज़र परफॉर्म करना चाहता है। अभी हम इसको डायग्राम में भी बाकायदा देखेंगे कि कैसे। अभी इसमें अगर आप देखें यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरियन नज़र आ रहा है और यहाँ इस साइड पे स्टूडेंट नज़र आ रहा है। ये अगर हम सिस्टम से हट के भी बात करें तो आप देखें कि एक रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर भी एक स्टूडेंट अगर एक
बुक जो है वो क्या करना चाहता है, लेना चाहता है या बुक रिटर्न करना चाहता है लाइब्रेरी के अंदर, यानी पहले वो लेगा और फिर लाजमी बात है अगर ले चुका है तो वो रिटर्न करेगा। तो एक लाइब्रेरी के अंदर एक पर्सन बैठा होता है जिसको हम लाइब्रेरियन कहते हैं। उस लाइब्रेरियन के थ्रू ही वो बुक लेगा और जब वापस करने जाएगा तो वो उसी लाइब्रेरियन को ही रिटर्न करेगा। अब देखें इस साइड पे जो एक्टर है वो लाइब्रेरियन है, इस साइड पे जो एक्टर है स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या परफॉर्म कर रहा है, ये जो स्टूडेंट एज एक्टर है ये या तो बुक बारो कर सकता है या क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों टास्क हैं जो हम जिसको नाम देंगे यूज़ केस का। और ये दोनों हमारे लाइब्रेरियन और स्टूडेंट जो हैं ये एक्टर्स हैं। हमने इनको नाम दिया एक्टर क्योंकि ये सिस्टम को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हुए, अगर सॉफ्टवेयर है तो अब देखें इसमें एंट्री तब होगी जब स्टूडेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक बुक चाहिए, तो वो कंप्यूटर के अंदर एंट्री करेगा, पहले देखेगा वो बुक अवेलेबल है तो फिर एंट्री कर देगा इस स्टूडेंट के अगेंस्ट के स्टूडेंट ने ये बुक बारो कर ली है। फिर जब ये स्टूडेंट वापस करने जाएगा तो उसी सिस्टम के अंदर वो रिटर्न बुक की एंट्री करेगा। तो अब ये हमारा सिस्टम है जो दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे दो क्या है, एक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर की पर्पस की बात की जाए तो कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको जो कि आप फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमें फंक्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, कैप्चर्स हो रही है। अंडरस्टैंडिंग यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र की जो आपस में इंटरेक्शंस हो रही है या जो सिस्टम के साथ सिस्टम के साथ इंटरेक्शंस हो रही है वो आपको नज़र आ रही है कि सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्शन होगी। उसके बाद इसमें सबसे जो मेन आप कह सकते हैं इसका पर्पस वो टेस्टिंग और प्लानिंग है कि हमें एक तो प्लान हो जाता है कि हमने कौन कौन से फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, और दूसरा जब ये यूज़ केस हम बना लेते हैं तो एट द एंड इन्हीं यूज़ केसेस के अगेंस्ट हम टेस्ट केस बनाते हैं और चेक करते हैं कि आया हमने यूज़ केस के अंदर जो कहा था कि ये जो फलां एक्टर फलां फंक्शन परफॉर्म करेगा तो क्या ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। जैसे जब सिस्टम बन जाएगा तो उसके बाद मैं देखूँगा किसी एक डमी स्टूडेंट की एक एंट्री करना चाहूँगा, बारो बुक के मतलब बुक उसको दे के कि आया इसको बुक क्या हम दे सकते हैं या नहीं, सिस्टम एंट्री करता है या नहीं उसके नाम की। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि जब स्टूडेंट कोई रिटर्न कर रहा है तो हम टेस्ट केस के अंदर टेस्ट करेंगे कि आया जब स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है बुक तो मैं सिस्टम के अंदर जो एंट्री कर रहा हूँ तो वो क्या प्रॉपर रिटर्न बुक की एंट्री हो रही है, क्या सिस्टम दिखा रहा है कि अब बुक रिटर्न हो चुकी है, डेट टाइम हर चीज़। तो इस तरह हम क्या करते हैं बाकायदा फिर बाद में टेस्ट केसेस बना के इसको टेस्ट करते हैं। ये सेम वही पर्पस आ गया। अब इसमें जो यूज़ केसेस में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो एक तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है एक्टर्स को, फिर हमें अपने गोल्स को डिफाइन करना होता है, इंटरेक्शंस जैसे आपको इंटरेक्शंस भी नज़र आ रही है, एक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, गोल भी नज़र आ रहे हैं, और आपने जो यूज़ केसेस होते हैं उनको वैलिडेट करना होता है कि आया वो ठीक भी हैं या नहीं। तो नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की, उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि आया आपके कौन से यूज़ केसेस हैं और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट या आप कह सकते हैं कि यूज़ केस, यानी आपने इन दो चीज़ों को उसको आइडेंटिफाई करके देना है, एक्टर्स को और यूज़ केस को। तो एक्टर के अंदर पर्सन या सिस्टम है जो सिस्टम को जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं,
और यूज़ केस के अंदर आपके वो टास्क हैं जो यूज़र्स क्या करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है। तो अब ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जो आपके यूज़ केस एक्टर्स बनते हैं वो कस्टमर है, एडमिनिस्ट्रेटर है और डिलीवरी पर्सनल है। ठीक है, इसके अंदर अगर कस्टमर के हिसाब से अगर हम देखें कि वो क्या क्या जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो वो प्रोडक्ट को ब्राउज़ कर सकता है, यानी सर्च एक किस्म का व्यू कर सकता है तमाम प्रोडक्ट को। फिर कोई ऐड आइटम कर सकता है कार्ट के अंदर, तो ये यूज़ केस बन रहे हैं, यानी ब्राउज प्रोडक्ट का एक यूज़ केस बन गया, ऐड आइटम टू कार्ट ये दूसरा यूज़ केस बन गया, मेक परचेज ये जो तीसरा वो टास्क है ये उसका तीसरा यूज़ केस बन गया। एज आ एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर एक्टर को देखें तो वो क्या परफॉर्म कर सकता है, तो वो मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग यानी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को मैनेज कर सकता है, उसमें से ऑर्डर चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, तो वो सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, किसी को अपडेट कर सकता है। प्रोसेस ऑर्डर जो भी आए हैं उनको प्रोसेस कर सकता है, किसी ऑर्डर को यानी अगर डिनाई करना है मतलब डिक्लाइन करना है तो वो ऑर्डर डिक्लाइन हो सकता है, किसी की शिपमेंट करवानी है तो शिपमेंट करवा सकता है, यानी एक किस्म का सिंपली आप कह सकते हैं एक्सेप्ट करना ऑर्डर को या रिजेक्ट करना ऑर्डर को, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो ये यूज़ केस हैंडल इंक्वायरीज, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स आएंगे उनकी तरफ से अगर कोई इंक्वायरीज़ हैं तो वो क्या होंगी, वो भी हैंडल कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा। इसके बाद डिलीवरी पर्सनल एक्टर की बात की जाए तो वो अपडेट डिलीवरी स्टेटस, यानी जैसे आप देखते हैं कि ऑनलाइन हमारा कोई ऑर्डर आ रहा होता है तो वो मुख्तलिफ हमें अगर हम ट्रैक करते हैं तो मुख्तलिफ दिखा रहा होता है कि अब शिपमेंट यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो वो जो डिलीवरी स्टेटस है वो अपडेट करना उसके ज़िम्मे है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्लास डायग्राम को, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम सिस्टम के अंदर अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे कि लाइक अ मैप शोइंग हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम, शो क्लासेस देयर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ क्लास डायग्राम में यही क्लास नेम आता है, एट्रीब्यूट्स आते हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज़ और डेटा कहते हैं, मेथड्स आते हैं जिनको हम एक्शंस कहते हैं जो क्लास के अंदर परफॉर्म हो सकते हैं, और रिलेशनशिप्स आते हैं जिनमें हम क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं या क्लासेस क्या कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि क्लास नेम क्या होती है, एट्रीब्यूट, मेथड, तो हम इस एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हमें एक साइड पे क्लास टीम नज़र आ रही है और दूसरी जगह क्लास प्लेयर। ये दो क्लासेस हैं, एक क्लास टीम है और दूसरी क्लास हमारे पास प्लेयर है। इसके एट्रीब्यूट टीम की बात करें तो ये हमारे पास टीम के एट्रीब्यूट हैं, यानी जो क्लास टीम है उसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास ये हैं, और अगर क्लास प्लेयर की बात की जाए तो उसके एट्रीब्यूट्स ये हैं, जैसे नेम, सिटी, डिविजन्स, यहाँ पे नेम, पोजीशंस और जर्सी नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, इसी तरह दूसरी क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। यहाँ पे इसके अलावा भी एक सिस्टम के अंदर लाजमी नहीं है एक क्लास होगी, दो क्लासेस होंगी, मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप हो भी सकता है, जैसे इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट भी हो रहा है, हो भी सकता है और हो सकता है कि उनके दरमियान में रिलेशनशिप ना हो। अब ये दो क्लासेस हैं जो एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं और इन दोनों क्लासेस के अंदर रिलेशनशिप भी है। अब देखिए रिलेशनशिप क्या बनता है कि हर प्लेयर किसी ना किसी टीम का हिस्सा होता है, इसलिए जो भी प्लेयर होगा वो लिंक्ड होगा टीम क्लास के साथ। ठीक है, यानी हमने जो टीम के अंदर इंफॉर्मेशन टीम ए रखी होगी, टीम बी रखी होगी, टीम सी, तो यहाँ पे जो भी प्लेयर ऐड होगा, कोई प्लेयर हमने ऐड किया तो वो या तो टीम ए से बिलोंग करता होगा या टीम बी, टीम सी से, तो ये उनके दरमियान में क्या है, कनेक्शन को, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये हमारी क्लास के नेम हो गए, ये टीम हो गया, ये प्लेयर हो गया, और यहाँ पे ये एट्रीब्यूट डेटा हो गया। हम इसके अलावा भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कॉन्टैक्ट है, जैसे एड्रेस है, और चीज़ें हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम के लिए ज़रूरी हमें वहाँ पे चाहिए होते हैं एट्रीब्यूट डेटा, वो हम लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये इसके क्या हैं, ये फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनको हम मेथड्स कहेंगे। वो एक्शन जो क्लास परफॉर्म करेगी। अब टीम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्शंस देखें, मेथड देखें तो प्ले गेम का है और हायर कोच का है। यानी हम पूरी टीम क्योंकि गेम प्ले करती है, और एज आ कोच देखें तो वो टीम के लिए, पूरी टीम के लिए हायर होता है। इसके अंदर देखें तो प्लेयर का ये कॉमन फंक्शंस है जो कि दोनों के अंदर है, कि दोनों प्लेयर भी प्ले गेम करते हैं, प्लस यहाँ पे ट्रेन, यानी यहाँ कोच हायर किया गया है, यहाँ पे प्लेयर की किस्म की ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पे इसके दो मेथड्स हैं। तो इससे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लास नेम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, और आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। इसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहें तो अपनी ही कॉलेज के अंदर अपने सेक्शंस की ले सकते हैं, कि सेक्शन आपकी एक क्लास है, ठीक है, और जो स्टूडेंट है वो एक अलग क्लास है। स्टूडेंट और सेक्शन दो अलग क्लासेस हैं। तो अब स्टूडेंट जो है वो किसी सेक्शन से बिलोंग करता है, तो वो स्टूडेंट और सेक्शंस का, अब सेक्शंस की अगर हम डेटा की बात करें तो यानी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सेक्शन आईडी, सेक्शन का नेम, इसी तरह सेक्शंस का प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास सेक्शन B36 है, तो B36 जो है वो ICS प्रोग्राम का सेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेक्शन की आईडी वैसे रख दूं कि इसकी आईडी फॉर एग्जांपल है 3, 4, 5, कोई भी नंबर दे दूं, उसके अलावा इस सेक्शन का जो नेम मैंने दिया वो क्या दे दिया, B36, और इसका जो मैंने प्रोग्राम दिया वो क्या है, ICS। अब ये सेक्शन क्लास है और सेक्शन के ये हो गए एट्रीब्यूट्स। अब इसी तरह अगर हम दूसरा स्टूडेंट के हिसाब से जाएं तो स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखें तो स्टूडेंट एक क्लास है, और उसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसके एट्रीब्यूट्स में नेम, रोल नंबर, ठीक है, उसके अलावा उसका कॉन्टैक्ट, ये सारे उसके क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट। और इन दोनों के दरमियान में देखें रिलेशनशिप है। क्योंकि हर स्टूडेंट किसी न किसी सेक्शन से बिलोंग करता है। जैसे B36 का होगा तो उसके रोल नंबर के अंदर भी B36, और वो B36 सेक्शन के अंदर ही बैठा होगा। तो कोई और किसी सेक्शन के अंदर बैठा होगा, तो हर एक सेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स को कंटेन करता है। तो स्टूडेंट्स और सेक्शंस का आपस में क्या होगा, एक रिलेशनशिप होगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम वो बुक वाली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास है, कि आपको एक रूम एज अ सिस्टम गिवन है, ठीक है, यानी आपका मेन एक आप क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको कहा गया है कि आपको बॉक्स अवेलेबल होंगे। जो अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देखें तो आपके पास 3 किस्म के बॉक्स हैं, और आपने अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना है। यानी ये एक एग्जांपल है कि रूम को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। एक हमारे पास बॉक्स है जो कि टॉय को कंटेन करता है, एक है जो बुक को कंटेन करता है, और एक बॉक्स है जो कि क्लॉथ को कंटेन करता है। अब देखें ये 3 क्लासेस हैं, टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स और क्लॉथ बॉक्स। अब टॉय बॉक्स की अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो इसके अंदर टॉयज़ आएंगे, बुक की बॉक्स की बात करूं तो इसके अंदर बुक्स आएंगी, और क्लॉथ बॉक्स की बात करूं तो इसके अंदर क्लॉथ्स आएंगे। तो अब ये देखें ये तीनों डिफरेंट एट्रीब्यूट कंटेन करते हैं। इनकी फंक्शंस की बात करूं तो तीनों के फंक्शन सेम हैं। कौन से मेथड्स हैं इनके तीनों के, कि ये बॉक्स या तो ओपन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई पॉइंट फिर भी क्लियर नहीं हुआ
तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रुप के अंदर, उसका आंसर बाकायदा किया जाएगा। और अभी तक आपने ये पूरा लेक्चर बड़े इत्मीनान और बड़े अच्छे अंदाज से सुना है, इसके लिए आप तमाम का शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।